दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ टेट पेट आदि परीक्षाओं के पर्यावरण खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के बाद जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के बाद जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में? तो ये यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय प्रवाह होता है। जीवों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशात्मक या एक दिशीय होता है। अगला है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास, बकरी और मानव ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और खाद्य जाल, आप जान लीजिए कि कई आहार श्रृंखलाएं एक में मिलकर खाद्य जाल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वो कौन सा है? तो ये तालाब अथवा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उलट जाता है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्रीय निरूपण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। एक और प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा या सीधा? तो सही उत्तर सीधा। तो याद रखिएगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। अगला है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे घास, टिड्डा, मेढक और सर्प में डीडीटी का समावेश होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा वो कौन सा जीव है? तो ये है सांप। आप जान लीजिए, घास पर या फसलों में डीडीटी का छिड़काव होता है तो वो घास पर पड़ता है, उसको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक अपना आहार बनाता है और मेढक को सर्प। तो जो डीडीटी का एक जीव में संभवतः डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक होगा वो सांप में। अगला प्रश्न है, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बायोमैग्नीफिकेशन या जैव आवर्धन कहा जाता है। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इसे जैविक आवर्धन या बायोमैग्नीफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं कैसे? तो ये जैव अनिम्नकरणीय या जिनका जो है अपघटन नहीं होता है उस तरह के होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी डीडीटी जो है इसका जैव अपघटन नहीं हो पाता है और ये पर्यावरण में कई सैकड़ों वर्षों तक बने रहते हैं, तो इसलिए डीडीटी जैसे प्रदूषक को जैव अनिम्नकरणीय कहा जाता है। अगला है, नीम, अमलतास, पीपल और यूकेलिप्टस में वह जो पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो ये यूकेलिप्टस है, ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है। इसका कारण ये है कि ये भूमिगत जल की अधिकतम मात्रा का अवशोषण अपने वृद्धि और विकास के लिए कर लेता है। अगला है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण क्या घोषित किया गया है? तो पर्यावरण का शत्रु। याद रखिएगा, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है तो ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए पूछा जाता है, लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो तालाब और दलदल या तालाब और जो आर्द्र भूमि या दलदल क्षेत्र है ये लैंटिक आवास का उदाहरण माना जाता है।
अगला प्रश्न है, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो आप बता सकते हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय ये स्थिर जल के आवास हैं जो लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। अगला है बहते जल के आवास लोटिक, LOTIC लोटिक आवास कहे जाते हैं। जैसे नदी जो है गतिशील होती है और ये बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर या सागरी पारिस्थितिक तंत्र ये सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान तथा समुद्र में सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र इन विकल्पों में सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल और जैवमंडल में कौन सा पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है? तो याद रखिएगा, जैव मंडल जहाँ पर जीवधारियों के रहने या बसने की संभावना अधिकतम होती है, ये अत्यंत विशाल क्षेत्र है, ये पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जल चक्र को ओडम ने किस चक्र में शामिल किया है? तो एक विचारक है ओडम, ये जल चक्र को गैसीय चक्र में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है। तो औद्योगिक प्रबंधन ये पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है। वनों की रोपाई करना, वनों का बचाव करना, अत्यधिक जो क्षेत्र है उसमें वनारोपण करना या वनों को काटने से बचाना, ये पारिस्थितिक संतुलन है। औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसका नारा था कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। अगला है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये था NBA यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो एपिको आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो वृक्ष या पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में चलाया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा, गौरा देवी इसके प्रमुख प्रवर्तकों में थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। कारण है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, लेकिन ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सही और आर गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जो भी हो ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने किया था। याद रखिएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी या स्वपोषित जीव कहते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, इसमें हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां आते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको स्वपोषी जीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो A.G. टांसले के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको डीकम्पोजर्स, वियोजक या अपघटक जीव कहते हैं। इसमें कवक, फफूंदी, बैक्टीरिया ये सभी जीव अपघटक की श्रेणी में आते हैं, जो दोस्तों मृत जीवों को सड़ा गलाकर वियोजित या अपघटित करते हैं।
अगला प्रश्न है, झील, घास स्थल, मैंग्रोव और महासागर पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का सही क्रम है। तो मैंग्रोव की उत्पादकता सर्वाधिक, उससे कम घास स्थल की, फिर झील की और उससे कम महासागर की होती है। अगला प्रश्न है, अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता कितनी होती है? तो ये अधिक होती है। अगला है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा क्या होती है? तो ये पोषित होती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं? तो ये खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो आप जानते हैं यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय होता है जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अगला है, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ये एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है या ऊष्मागतिकी का पहला नियम। इसमें यह माना जाता है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। अगला है, प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तथा द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर और दूसरे पोषण स्तर से तीसरे पोषण स्तर में घटती जाती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का वह भाग जो शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो जाता है? तो ये लगभग 10% भाग। सबसे पहले डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नीस नेस ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बेनेट के द्वारा। और पारिस्थितिक निशे अथवा पारिस्थितिक आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो जोसेफ ग्रीनेल ने। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है? तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर। याद रखिएगा, पारिस्थितिक पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। इसी क्रम में आपको ये जानना जरूरी है कि पारिस्थितिक पदछाप किसे कहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, किसको बढ़ा देता है? तो ये पदछाप के आकार को बढ़ा देता है। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का आशय क्या है? तो कार्बन का सामाजिक मूल्य दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहा जाता है। सही सुमेलन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बार बार पूछा गया है 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 यानी 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए लागू किया गया था कब? तो वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न है, जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम लागू किया गया था कब? तो दिसंबर 2006 में। याद रखिएगा। और वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। अगला है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। अगला है, वह जो एक समर्थन सेवा है। तो पोषण चक्र और फसल परागण ये समर्थन सेवा है। अगला प्रश्न, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसमें डायटम स्वपोषी होता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता है और हीरिंग जो है मांसाहारी उपभोक्ता है। ये एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है।
अगला प्रश्न है बायोनोमिक्स या जैव वानिकी के संबंध में क्या सही है? तो सही उत्तर है ये पारिस्थितिक का पर्याय या सिनोनिम है। ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। इसको जैव वानिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से भी उत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है नियम। तो बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर बायोनोमिक्स शब्द का सही अर्थ है जीवन के नियम। अगला प्रश्न है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो ये पिक्नोक्लाइन है। किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। अगला प्रश्न है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है क्या? तो हैलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है क्या? तो ये थर्मोक्लाइन। याद रखिएगा, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। अगला प्रश्न है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। कैसे? तो पोषकों को सतह पर लाकर। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, समुद्री उत्प्रवाह के द्वारा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है। तो पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पारिस्थितिक संवेदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया जाता है और कुछ को किया जाता है क्या? तो ये विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वो क्या है? तो ये जल की सीमाओं और आग के कारण घास स्थल में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में घासों को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है क्योंकि जल की सीमा और आग के कारण ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक अनुक्रमण। याद रखिएगा, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। याद रखिएगा, ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण यानी सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी थी? तो ये हैं F.E. क्लीमेंट। F.E. क्लीमेंट ने सबसे पहले 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी थी। मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो F.E. क्लीमेंट, जिन्होंने अनुक्रमण की सर्वाधिक सर्वमान्य परिभाषा दी थी, उन्हीं के द्वारा मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।